नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर राइड्स में। मेरा नाम है अमित और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नया फोक्सवैगन टिगुआन ऑल स्पेस, जो कि है टिगुआन 5 सीटर का बड़ा वर्जन। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा सीट्स हैं। अब अगर टिगुआन की बात की जाए तो एसयूवीज़ में उस गाड़ी का एक विशेष स्थान था। ऑन रोड हैंडलिंग की अगर बात की जाए, अगर रिलायबल प्रेडिक्टेबल हैंडलिंग की बात की जाए तो टिगुआन एक विशेष स्थान रखता था अपने सेगमेंट में। वहाँ पर जो 2 लीटर डीजल था उसे डिलीट कर दिया गया और उसे बड़ा कर दिया गया, ताकि यहाँ की जो ऑडियंस है, यहाँ के जो ख़रीदार हैं, उन्हें एक बेहतर ऑप्शन मिल सके, एक ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन मिल सके। और उसका जो रिज़ल्ट है ये आपके सामने है। अब यहाँ पर न सिर्फ इसका साइज़ बढ़ा दिया गया है, लेकिन और भी कई सारे परिवर्तन किए गए हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या नया मिलता है और ये जो 2 एक्स्ट्रा सीट्स यहाँ पर डाली गई हैं ये कितनी यूज़फुल हैं। अब अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नज़र नहीं आएगा। इसका ग्रिल, इसके हेडलैम्प्स, इसके DRLs ये सब पहले जैसे ही है। सिर्फ पहले जो आपको एक अंडर क्लैडिंग नज़र आती थी वो यहाँ पर अब नहीं है। ये जो हेडलैम्प्स हैं ये फुली LED हैं, साथ ही यहाँ पर प्रोजेक्टर सेटअप भी है और ये कॉर्नरिंग फंक्शन भी लिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो फॉग लैम्प्स आप देख रहे हैं ये LEDs नहीं है, ये यहाँ पर आपको बल्ब्स नज़र आएंगे। लेकिन जो बड़ा परिवर्तन है वो यहाँ पर साइड में किया गया है और इसका व्हील बेस अब 110 mm ज़्यादा लंबा है। उसके साथ ही गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है ये भी 215 mm ज़्यादा हो गई है, ताकि पीछे कुछ और स्पेस बन सके। और ये जो चीज़ है ये बड़ी जाहिर सी है, क्योंकि अब ओवरहैंग ज़रा बढ़ गया है। तो पहले जो टिगुआन था उसका बड़ा ही वेल प्रोपोर्शनड एक लुक था, वो यहाँ पर नज़र नहीं आता है। ये अब ज़रा लंबी लगती है गाड़ी, उतनी ज़्यादा वेल प्रोपोर्शनड नहीं लगती है। काफ़ी सारे प्रीमियम एलिमेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये जैसे कि आप यहाँ पे क्रोम लाइनिंग देख रहे हैं, पूरा जो ग्लास एरिया है, ग्रीन हाउस एरिया, यहाँ पर आपको एक क्रोम लाइनिंग नज़र आएगी, सिल्वर फिनिश्ड रूफ रेल्स, और उसके साथ ही यहाँ पर आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलता है, यानी कि ये गाड़ी कुछ हद तक सॉफ्ट रोडिंग कर सकती है। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है, ताकि ख़राब रास्तों पर आप इस गाड़ी को लेकर के जा सकें। अब मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कर दूँ कि इसे अगर आप एक प्रॉपर ऑफ रोडर समझ रहे हैं तो ये एक ऑफ रोडर नहीं है। कुछ हद तक ख़राब कंडीशंस में ये गाड़ी आपको लेकर के जा सकती है। और ये क्या कंडीशंस होती हैं, इसका एक बड़ा ही उम्दा सा एग्ज़ाम्पल यहाँ मौजूद है। यहाँ सामने जो आप मैदान देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ दिन पहले हम फोक्सवैगन पोलो लेकर के आए थे और ऊपर से ज़मीन जो है ये फर्म लग रही थी, लेकिन गाड़ी वहाँ जाते ही धंस गई और उसके बाद हमें उसे धक्का दे करके निकालना पड़ा। तो इस तरह की जो कंडीशंस है, जहाँ पर कुछ हद तक आपको बॉगीनेस मिलती है, वहाँ से ये गाड़ी आपको निकाल करके बाहर ले जाएगी। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं, जहाँ पर बड़े पत्थर हैं बीच में, या फिर बहुत ज़्यादा स्लिपरीनेस है, जहाँ पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड 4x4 चाहिए, जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए और जहाँ पर आपको एक हार्ड एक्सेल चाहिए, तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पर नहीं है। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसे आप प्राइमरीली रोड पर यूज़ करेंगे और कभी कभार थोड़ा सा सॉफ्ट रोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर व्हील्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े 18 इंच स्मार्ट लुकिंग सिल्वर कलर्ड अलॉयज़ आपको नज़र आएंगे। टायर्स बहुत ही वाइड 235 सेक्शन यहाँ पर आपको टायर्स मिलते हैं। तो इस गाड़ी का जो ऑन रोड परफॉर्मेंस है, ऑन रोड ग्रिप है, वो बड़ी ही ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल से इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबली हैंडलिंग अगर कोई गाड़ी है तो यही है। इससे अच्छी हैंडलिंग आपको 7 सीटर सेगमेंट में मेरे ख्याल से नहीं मिलेगी। पीछे से भी जो लुक है ये पहले जैसा ही है। ऑल LED टेल लाइट्स आपको मिलते हैं और यहाँ पर आपको जो अकेला कैमरा है इस गाड़ी पर वो नज़र आएगा। यहाँ पर रेयर पार्किंग सेंसर्स भी हैं, आगे भी आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। और ये जो एग्जॉस्ट मफलर्स हैं, यहाँ पर कोई पाइप्स नहीं है, ये फॉ टिप्स हैं। लेकिन ये जो डिज़ाइन है इस पर अब एक क्रोम आउटलाइन दिया गया है और उसके नीचे ये एक ग्रे स्टाइलिंग दी गई है। ओवरऑल ये गाड़ी टिपिकल जर्मन डिज़ाइन का एक टेम्पलेट लगता है। क्लीन कट लाइंस, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड। आप में से जिन लोगों को एक अंडरस्टेटेड प्योरिस्ट डिज़ाइन चाहिए उन्हें ये गाड़ी बहुत पसंद आएगी। लेकिन जिस तरह से कुछ नई आधुनिक डिज़ाइंस में बहुत ज़्यादा फ्लैशीनेस, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, वैसा यहाँ पर नहीं है। जिन लोगों को एक अच्छी डिज़ाइन चाहिए उन लोगों को ये गाड़ी बहुत पसंद आएगी। चूँकि ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है तो यहाँ पर आपको ये 4 मोशन, जो कि फोक्सवैगन का ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है, उसकी यहाँ पर ब्रांडिंग मिलेगी और फेंडर पर आपको ये क्रोम एलिमेंट्स भी नज़र आएंगे। तो बाहर से वही पुराना स्मार्ट लुक जो कि काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी अंडरस्टेटेड है। अंदर भी काफ़ी सारे नए फीचर्स हैं, तो चलिए चल के देखते हैं कि अंदर यहाँ पर क्या क्या नया है। काफ़ी सॉलिड की यहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ पर फ्लिप आउट की भी है, लेकिन आपको इस चाबी को निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लॉक अनलॉक के अलावा आपको रिमोट बूट रिलीज़ भी मिलता है। बूट जो है पावर्ड है, उसे आप चाहें तो इस चाबी से रिलीज़ कर लें, या फिर आप अपना लेग इस तरह से स्विंग करके भी इसे खोल सकते हैं।
और इसके अलावा आपके पास ये मैकेनिकल बटन भी है। जनरली फोक्सवैगन का जो लोगो है ये फ्लिप इन होता है बूट खोलने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। खोलने के लिए आपको यहाँ पर अलग से एक बटन मिलेगा। यहाँ पर आपको ये हाई माउंट स्टॉप लैंप्स मिलेंगे, रियर डिफॉगर, वॉश एंड वाइप, और ऊपर आपको एक शार्क फिन एंटेना भी नज़र आएगा। चलिए हम लोग एक बार अब इस बूट को भी देख लें। इस बोर्ड को आप उठाएंगे तो इसके नीचे आपको ये रिमूवेबल पार्सल ट्रे नज़र आएगी, जिसे कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पार्सल ट्रे को आप यहाँ पर इस तरह से इन स्लॉट्स में लगा करके इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप थर्ड रो को नीचे गिरा देते हैं तो ये एक एडिशनल पार्सल ट्रे शेल्फ आपको मिल जाएगा। और यही नहीं, जो फ्लोर पे बोर्ड था उसे भी आप उल्टा करके थोड़ा और स्पेस बना सकते हैं। इसके अलावा दोनों तरफ आपको और ज़रा एडिशनल स्पेस मिलता है। और स्कोडा की तरह यहाँ पर आपको ये रिमूवेबल टॉर्च मिलती है, जिसे कि आप गाड़ी की बॉडी पर चिपका सकते हैं, ताकि अगर आपका कभी टायर पंक्चर हो जाए या आप गाड़ी के साथ कुछ काम कर रहे हैं तो आपको बराबर लाइट मिलती रहे। सेकंड रो को नीचे गिराने के लिए आपको बड़ा ही कन्वीनियंट यहाँ पर लेवर दिया गया है, जिसे यूज़ करके आप सेकंड रो की सीट्स को इस तरह से नीचे गिरा सकते हैं। अब जब आप कोई भी सीट्स नीचे नहीं गिराते हैं तो आपके पास 230 लीटर्स का बूट स्पेस होता है। जब आप थर्ड रो को गिरा देते हैं तो आपके पास 700 लीटर्स का बूट स्पेस होता है। और फिलहाल जो आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, जहाँ पर दोनों ही रोज़ नीचे गिरा दी गई हैं, यहाँ पर आपको 1274 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आपको अपना घर भी मूव करना है तो शायद आपको कुछ हद तक ये हेल्प कर सकता है। अब चूंकि थर्ड रो में घुसना बहुत मुश्किल है और वहाँ पर स्पेस बहुत कम है, तो मैं आपको कुछ फीचर्स यहीं से बता देता हूँ। थर्ड रो में आपको ये एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट का एक्सेस रहता है, जिसे आप बूट से भी एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा इस छोटे स्पेस को आप यहाँ पर कुछ सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उधर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, जिन्हें आप बॉटल या फिर एक कप को रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट्स को वापस उठाने के लिए ये यहाँ पर आपको फ्लैप्स दिए गए हैं, जिसे आप यूज़ करके इन्हें ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़रा और अच्छे से बनाए जा सकते थे, ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं लग रहे हैं। अब आगे के फीचर्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम ज़रा देख लें कि पीछे थर्ड रो में कितना स्पेस है। और ये जो सीट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रेल्स पर हैं, तो इसे आप आगे और पीछे कर सकते हैं। तो ये जो लेवर यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसे इस तरह से पुल करके आप इसे कुछ हद तक रिक्लाइन कर सकते हैं और फिर आप इस सीट को ज़रा आगे ले सकते हैं। और ये जो स्ट्रैप यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसे पुल करके आप इस सीट को नीचे गिरा सकते हैं। अब इनग्रेस या फिर अंदर घुसने की बात करें तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंट्री नहीं है, बड़ा ही डिफ़िकल्ट है यहाँ से अंदर घुसना। और ये थर्ड रो जो है ये मेरे ख्याल से छोटे बच्चों के लिए ही सूटेबल है। ज़्यादा बड़े लोगों को काफ़ी ज़्यादा झुकना होता है। और एक बार अंदर बैठ जाने के बाद में भी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कोई ज़्यादा स्पेस नहीं है। अनलेस आपके सामने वाले पैसेंजर्स आपके लिए जगह बनाएं तो आपको नी रूम नहीं मिलेगा। ये कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्पेस नहीं है और बड़े लोगों के लिए ये बहुत ही शॉर्ट जर्नीज़ के लिए काम में आएगा। बहुत छोटे बच्चे अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज शायद यहाँ पर बैठ पाएँ, ये बहुत ही छोटे बच्चों के लिए है। और यहाँ पर आपको ये लेवर मिलता है, जिसे यूज़ करके आप चाहें तो दोनों में से एक सीट गिरा करके इसे 50-50 स्प्लिट कर सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स मौजूद हैं आपके पास, लेकिन थर्ड रो के लिए आपके पास कोई डेडिकेटेड एसी वेंट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। ओवरऑल जो थर्ड रो है मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में जो बाकी गाड़ियाँ हैं उनमें सबसे कम मिलेगा यहाँ पर आपको, और ये इस गाड़ी की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कमी है। तो ये जो अभी हमने किया ये था हार्ड पार्ट। अब बाकी जो कुछ भी है आगे वो बड़ा शानदार है और आपको बहुत पसंद आएगा। और इंटीरियर की अगर आप क्वालिटी देखेंगे यहाँ से तो बहुत ही शानदार लेदर अपहोल्स्टर्ड इंटीरियर है यहाँ पर। और जो सीट हाइट है ये भी इस सेगमेंट के जो दूसरे एसयूवीज़ हैं उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लो है, तो जो छोटे कद के लोग हैं उन्हें भी अंदर घुसना काफ़ी आसान लगेगा। और जो सीट्स हैं खुद ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं। यहाँ पे आपको ये 3 ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, तो आप टेम्परेचर यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट है, ये चार्जिंग के लिए USB सॉकेट है, और AC वेंट्स भी आपको सेकंड रो के लिए मिलते हैं। उसके अलावा ये ट्रे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इसे आप कुछ रिफ़्रेशमेंट्स अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ही फ्रंट सीट्स के पीछे आपको ट्रेस भी नज़र आएंगी। और एक बड़ी शानदार चीज़ जो आपको इस गाड़ी में नज़र आएगी वो है ये पैनोरामिक सनरूफ, जो कि सेकंड रो के पीछे तक जाती है, तो आपको आकाश बहुत साफ़ तौर पर नज़र आएगा, लाइट अंदर आती है, और एक जो प्रीमियम टच है इस गाड़ी का उसे ये और भी ज़्यादा एनहांस करती है। ये दोनों ही मिडिल रो सीट जो हैं ये रेल्स पर हैं, तो इसे आप आगे और पीछे करके
अपना लेग रूम एडजस्ट कर सकते हैं और पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी एक एडिशनल लेग रूम बना सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप जो पैनल से ऐसे देखेंगे तो क्वालिटी बहुत ही क्लियरली आपको नज़र आएगी। जो फिनिश है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ पर ऊपर आपको कुछ हार्ड प्लास्टिक्स नज़र आएंगे, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो इंसर्ट्स हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और जो टच पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी लेदर नज़र आएगा। जो बॉटल होल्डर्स हैं यहाँ पर भी अच्छा खासा स्पेस है आपके पास और अंदर ये आपको एक वेलवेटी फील वाला मटेरियल नज़र आएगा, जो कि अगेन क्वालिटी में एक एनहांसमेंट करता है। और अगर आपने यहाँ पे कोई बॉटल रखी हुई है तो इधर उधर होकर के आवाज़ नहीं करेगी। यहाँ पर आपको ये पडल लैंप्स भी नज़र आएंगे। मिडिल रो सीट्स जो हैं यहाँ पर ये 40-20-40 स्प्लिट है और आप गिरा करके इन्हें और भी ज़्यादा स्पेस बना सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये बड़ा वाइड आर्मरेस्ट मिलता है, बीच में 2 कप होल्डर्स हैं। तीनों ही पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स मिलते हैं और बीच वाले पैसेंजर के लिए एक प्रॉपर सीट बेल्ट मिलती है, जो सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। इस सब के अलावा आपको यहाँ पर एक हैंडल मिलता है, एक कोट हुक मिलता है और दोनों ही पैसेंजर्स के लिए ये रीडिंग लाइट्स भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। एक और जो अच्छा फीचर यहाँ पर आपको मिलेगा वो ये है कि आप इन सीट्स को स्लाइटली एडजस्ट कर सकते हैं। जो बैकरेस्ट का एंगल है इसके लिए ये देखिए, तो यहाँ पर कुछ हद तक आपको रिक्लाइन एंगल मिलता है। अगर आप एक लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं और पीछे बैठे हैं तो मेरे ख्याल से इससे आराम में आपके इजाफा ज़रूर होगा। राइड क्वालिटी यहाँ पर ज़रा फर्म साइड पर है, लेकिन अगर आप हाईवे पर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा तेज़ स्पीड्स पर जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा। स्लो स्पीड्स पर 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड्स पर ख़राब रास्तों पे ज़रा फर्मनेस आपको महसूस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये गाड़ी हाईवेज़ के लिए बनी है और वहाँ पर ही आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगेगी। अंदर का इंटीरियर बड़ा प्रीमियम है, बहुत अच्छे से इंसुलेटेड है, तो यहाँ पर स्पेस और कंफर्ट की कोई कमी नहीं है। बीच वाले पैसेंजर के लिए यहाँ कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं है और ये जो स्पेस है इसे शॉर्ट टू मीडियम जर्नीज़ के लिए ही इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चाबी आपको जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। आप बस डोर हैंडल पुल कीजिए और आप बिना किसी प्रॉब्लम के अंदर जा सकते हैं। सीट हाइट यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है। अगर आप इसे फोर्ड एंडेवर या फिर टोयोटा फॉर्च्यूनर से कंपेयर करें तो वहाँ पर महिलाओं को या फिर बुज़ुर्गों को अच्छी खासी मशक्क़त करनी पड़ सकती है आगे और पीछे वाली सीट्स में बैठने के लिए, तो यहाँ पर उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप बड़े आराम से अंदर जा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत स्टफ प्लेट्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। ड्राइवर सीट जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और यहाँ पर लंबार सपोर्ट है। आप इसे 3 तरह से मेमोरी एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा प्रीमियम फीचर यहाँ पर दिया गया है। सारे ही विंडोज़ 1 टच अप एंड डाउन है। टच पॉइंट्स पर लेदर आपको मिलेगा और एक बड़ी वाटर बॉटल यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ भी आपको अंदर कुशनिंग मिलती है। बूट रिलीज़ के लिए ये एक और बटन यहाँ पर आपको दिया गया है। डोर लॉक और अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं और उसके अलावा ये जो मिरर्स हैं ये इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और साथ ही साथ हीटेड है, ताकि अगर आप बारिश के वक्त से चला रहे हैं या फिर बहुत ठंडे मौसम में चला रहे हैं तो आपकी विजिबिलिटी जो है वो बरकरार रहे। यहाँ पर आपको ये बड़ी हाई क्वालिटी सीट्स मिलती हैं। इसका जो कुशनिंग है ये नॉर्मल जो कुशन आपको दूसरी गाड़ियों में देखने को मिलेगा उससे ज़्यादा ये फर्म है। अब कुछ लोगों को शायद ये ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन ये टेक्निकली प्रूवन चीज़ है कि इस तरह की जो स्लाइटली फर्म कुशनिंग है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस के ड्राइव पर आपके बैक के लिए सपोर्ट के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ये जो सीट्स हैं बहुत ही कंफर्टेबल हैं और लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए काफ़ी सूटेड है। स्टीयरिंग व्हील टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल है। आपको स्पोर्टी फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। उसके साथ ही साथ आपको लेन कीप असिस्ट भी मिलता है, जो कि आपको अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो अगर आप लेन से वेयर ऑफ हो रहे हैं तो स्टीयरिंग खुद ब खुद गाड़ी को मामूली तौर पे टर्न करके आपको लेन के अंदर रखता है। यहाँ पर आपको ऑटो हेडलैम्प्स मिलते हैं, ऑटो वाइपर्स भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और एक और जो बड़ी खूबसूरत चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आएगी वो है ये फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जिसे कि वर्चुअल कॉकपिट भी कहा जाता है आजकल की भाषा में। और इसका व्यू जो है इसे न सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं बल्कि आप इसे कुछ हद तक कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो IRVM है न सिर्फ ऑटो डिमिंग है बट ये फ्रेमलेस भी है, तो काफ़ी प्रीमियम लगता है। दोनों ही सनशेड्स में आपको वैनिटी मिरर मिलेंगे विद ऑटोमेटिक लाइट। आर्मरेस्ट यहाँ पर स्लाइडिंग है और आप इसे हाइट के लिए भी इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अंदर यहाँ पर आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस मिलता है। यहाँ पर आपके कुछ सेलफोन्स या कुछ वॉलेट्स बड़े आराम से चले जाएंगे। यहाँ पर भी आपके सेलफोन के लिए काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। ये जो 8 इंच टच स्क्रीन आप देख रहे हैं ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कंप्लायंट है। साथ ही आपको यहाँ पर मिरर लिंक भी मिलता है। उसके साथ ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर आपको नज़र आएगी जब आप व्हीकल में जाएंगे
तो आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक्टिव इन्फो डिस्प्ले जो आप देख रहे हैं, इसमें जाकर के आपका इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्या दिखाएगा उसे आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अगर चेंज किया तो वहाँ पर भी आपको चेंज नज़र आएगा। तो इस तरीके से आपका इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है उसे आपको क्या देखना है उसके लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप ऑफ रोड में जाएंगे तो आपको आपके टायर का जो एंगल है वो नज़र आएगा और इसे भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपकी गाड़ी का इंक्लाइन एंगल क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका हाइट क्या है वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें अगर आप ऑफ रोड जा रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा आपका ड्राइविंग डेटा, यहाँ पर हमें 9.4 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मिली है और व्हीकल स्टेटस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर आपको एक कार नेट नाम की फ़ीचर अवेलेबल है, जिसमें आपके पास जो सेलफ़ोन है उसे यहाँ पर एक हॉटस्पॉट के तौर पर आप कनेक्ट करके इस गाड़ी का जो इंटरनेट है उससे कुछ और उपकरणों को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नेविगेशन मिलता है और साथ ही साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है। वॉइस कमांड्स यहाँ पर आपको मिलेंगे और ट्रैक्शन कंट्रोल जो है इसे भी कंट्रोल करने के लिए आपको यहीं पर जाना होगा। आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए कोई हार्ड बटन यहाँ पर नहीं मिलेगा। इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर आपको एक 8 स्पीकर ऑडियो सिस्टम मिलता है जो बहुत अच्छा साउंड करता है। कुछ बटन्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बटन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑटो पार्क फीचर है। इसे यूज़ करके आप इस गाड़ी को ऑटोमेटिकली पार्क कर सकते हैं, पैरेलल पार्क या फिर परपेंडिकुलर पार्क। और ये काम कैसे करता है मैंने एक और वीडियो में बताया है, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, तो पार्किंग सेंसर्स को आप ऑन या ऑफ़ यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो स्टार्ट स्टॉप को यहाँ से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ऑटो होल्ड फंक्शन यहाँ पर है और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ पर नज़र आएगा। अगर आप रिवर्स एंगेज करेंगे तो पीछे का कैमरा आपको नज़र आएगा और ये भी आपको अलग अलग किस्म के गाइड लाइट्स दिखाएगा। यहाँ पर आपको एकदम नीचे क्या है वो नज़र आएगा। यहाँ पे आपको एक ज़रा वाइड व्यू नज़र आएगा। यहाँ पर आपको पैरेलल पार्किंग के लिए ज़रा असिस्टेंस मिलेगा और ये परपेंडिकुलर पार्किंग के लिए गाइड लाइट्स हैं, ये पैरेलल पार्किंग के लिए गाइड लाइट्स हैं। तो इन्हें इस्तेमाल करके आप आपकी पार्किंग मनूवर जो है उसे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ग्लव बॉक्स कूल्ड है। यहाँ पर आपको 2 SD कार्ड स्लॉट्स मिलते हैं और ये एक पुराना जो डिस्क प्लेयर है वो भी आपको नज़र आएगा। ये एक एडिशनल स्पेस है जो आपको जनरली ज़्यादा गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा वेलवेट इंटीरियर वाला स्पेस आपको यहाँ पर दिया गया है। पैसेंजर साइड सीट जो है ये मैनुअल है, हाइट एडजस्टेबल है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक नहीं है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक सीट मिलती है और ये जो हेडरेस्ट हैं ये भी कुछ खास हैं। इन्हें आप न सिर्फ हाइट के लिए लेकिन आगे और पीछे करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो जो सीट क्वालिटी है बहुत ज़बरदस्त है, जो इंटीरियर क्वालिटी है बहुत अच्छी है। ये जो पूरा डैश है ये बहुत ही सॉफ्ट टू टच मटेरियल से बना हुआ है। नीचे का जो पार्ट है ये हार्ड है, लेकिन ओवरऑल जो फिनिश है, जो क्वालिटी है ये बड़ी ज़बरदस्त है। और ये सनरूफ है, इसे आप इस तरह से वन टच एंगेज कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ब्लाइंड्स हटाने हैं तो ये वाला बटन यूज़ करके आप ब्लाइंड्स हटा सकते हैं और वापस उन्हें एंगेज कर सकते हैं। ये जो कप होल्डर है यहाँ पर ये एडजस्टेबल है, तो ये जो इसका सर्कमफेरेंस है ये आप इस फ्लैप के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, जिससे कि बड़ा या छोटा कप जो भी है वो यहाँ पर बड़े आराम से फिट हो जाएगा और इसे इस टेम्बरडोर कवर से आप कवर करके एक ज़्यादा नीट लुक भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक और आपके पास स्पेस है जिसके पीछे आपके पास 2 USB सॉकेट्स हैं, एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट है। इस सब के अलावा आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। पीछे का जो क्लाइमेट कंट्रोल था मैंने आपको दिखाया, आगे भी 2 अलग अलग जोन्स हैं। और इस सब के अलावा आपको मिलती हैं हीटेड सीट्स, जिसका यहाँ पर हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये अवेलेबल है। चूँकि ये गाड़ी एक कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट फुली इम्पोर्टेड गाड़ी है, इसलिए आपको वहाँ पर जो हीटेड सीट्स की फ़ीचर मिलती है वो यहाँ पर भी उपलब्ध करवाई गई है। अब ये एक ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी होने के नाते आपको बहुत सारे ड्राइव मोड्स भी उपलब्ध करवाती है, तो इन सारे मोड्स को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये स्नो मोड है, ये एक रोड मोड है जहाँ पे आपको फर्दर सब मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और इंडिविजुअल मोड, जहाँ पर आप चाहें तो गाड़ी को स्टीयरिंग, ड्राइव, कॉर्नरिंग लाइट्स और एयर कंडीशनिंग के लिए इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक ऑफ रोड मोड भी मिलता है और फाइनली आपको एक ऑफ रोड इंडिविजुअल मोड मिलता है, जिसमें आप अगेन इंडिविजुअली आपको ऑफ रोड मोड के अंदर क्या चाहिए वो निर्धारित कर सकते हैं। अब क्या मिसिंग फीचर्स हैं यहाँ पर, मेरे ख्याल से कुछ 2-4
फीचर्स जो यहाँ पर आजकल आपको मिलते हैं वो यहाँ पर नहीं है। आपके पास वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर नहीं है, एक 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर नहीं है, एक जो कनेक्टेड कार फीचर आपको कुछ गाड़ियों में आजकल मिल रही है जिसके द्वारा आप सेलफोन के द्वारा अपनी गाड़ी को रिमोटली स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो क्वालिटी है, जो प्रीमियम फीचर्स हैं यहाँ पर, ये बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, इस गाड़ी की ड्राइव फील जो है वो सबसे जुदा है। और चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये गाड़ी किस तरह से ड्राइव करती है। अब फोक्सवैगन टिगुआन जो 5 सीटर आता था वहाँ पर आपको एक डीजल इंजन मिलता था, वो सब डिलीट हो गया है, अब वो नहीं मिल रहा है आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर एकदम नया 2.0 लीटर टर्बोचार्ज TSI इंजन है जो कि बड़ा ज़बरदस्त इंजन है। ये स्कोडा सुपर्ब में भी हमने चलाया और यहाँ पर भी मोर और लेस वही ट्यून में वही इंजन है। और यहाँ पीक पावर जो है ये पहले से अब ज़्यादा है, 190 PS की पीक पावर यहाँ पे आपको मिलती है 4200 RPM पर। और उसके साथ ही आपको मिलती है टॉर्क 320 न्यूटन मीटर्स की, जो कि काफ़ी अच्छा खासा टॉर्क है। और ये टॉर्क जो है ये 1500 RPM के लो लेवल से चालू होकर के 4100 RPM तक जाता है। तो काफ़ी अच्छा चौड़ा बैंड मिलता है आपको, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिड रेंज मिलती है, जिससे कि आपका ओवरटेकिंग एक्सेलरेशन जो है ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। स्कोडा सुपर्ब में यही इंजन अपना 0 to 100 7.7 सेकंड्स में करता है, जो काफ़ी क्विक लगता है। ये इंजन वहाँ पे ज़्यादा अलर्ट भी लगता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि भार ज़्यादा है और ये एक SUV है, यहाँ पे स्ट्रीमलाइनिंग भी ज़रा कम है, तो सब 10 सेकंड्स में यहाँ पर इस भारी गाड़ी के साथ आपको 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर का जो स्प्रिंट टाइम है वो मिलता है। लेकिन ये फिर भी इस तरह के एक बड़े व्हीकल के लिए काफ़ी क्विक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन मिलता है, बहुत ही क्विक है, बहुत ही फास्ट है। ये इस सेगमेंट के सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रांसमिशन में से एक है। डुअल क्लच ट्रांसमिशन है यहाँ पर, इसे आप मैनुअली भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑफिशियल फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने इस गाड़ी की जो टेस्टिंग करी है अभी तक, उसमें एवरेज हम लोगों को लगभग 9.5 kmpl मिल रहा है। सिटी में आपको लगभग 8 kmpl तक मिलेगा, और अगर हाईवे पे आप एक हल्के राइट फुट के साथ इसे चलाएंगे तो आपको 11 to 12 किलोमीटर्स पर लीटर तक फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। अब अच्छी बात जो है यहाँ पर वो ये है, और जो फोक्सवैगन ऑलस्पेस को इसके जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ज़रा अलग हटा करके प्रस्तुत करता है, वो ये है कि ये गाड़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। इसका जो रोड बिहेवियर है ये कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसका डायनामिक एबिलिटी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ऑल व्हील ड्राइव है, तो आप इसे कुछ हद तक ख़राब रास्तों पर लेकर के जा सकते हैं। ये अपने ट्रैक्शन को बड़ा अच्छे से मैनेज करती है, चारों जो व्हील्स हैं वहाँ तक पावर पहुँचती है आप। लेकिन ये चीज़ याद रखिए कि एक प्रॉपर ऑफ रोडर नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ हद तक इसे सॉफ्ट रोडिंग के लिए कुछ ख़राब रास्तों पर लेकर के जा सकते हैं। लेकिन ऑन रोड बिहेवियर जो इस गाड़ी का है, ये मेरे ख्याल से इस सेगमेंट के सबसे बेहतरीन ऑन रोड बिहेवियर्स में से एक है। इस गाड़ी का जो डायनेमिक एबिलिटी है बहुत अच्छा है, आप बहुत तेज़ स्पीड से चल सकते हैं बिना किसी बॉडी रोल को महसूस किए हुए। अब स्टीयरिंग जो है इसका नॉर्मल और इको मोड में जो वेट है ये ज़रा कम है, लेकिन आप अगर ये मोड जो है यहाँ पे डायल देख रहे हैं, इसे चूज़ करके इस तरह से अगर स्पोर्ट मोड में डाल दें, ये देखिए, तो स्टीयरिंग जो है यहाँ पर वेट आ जाता है, और उसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही बंधी हुई तरीके से ये गाड़ी चल रही है। जो स्टीयरिंग है इस पर जब आप इनपुट देते हैं तो रिएक्शन काफ़ी क्विक हो जाता है, और इतनी बड़ी और इतनी भारी गाड़ी होने के बावजूद भी जो सस्पेंशन है ये आपको सॉगी नहीं लगता। आपको ऐसा लगता है कि एक काफ़ी टाइट गाड़ी चला रहे हैं, एक स्पोर्टली ओरिएंटेड गाड़ी चला रहे हैं। और मेरे ख्याल से स्पोर्ट मोड ही इस गाड़ी को हाईवे पर चलाने के लिए आइडियल है। इस तरह की बड़ी गाड़ी में जिस तरह से स्टीयरिंग के अंदर वेट होना चाहिए उस तरह का इसमें वेट आ जाता है। यहाँ पर ये डिजिटल डिस्प्ले जो है, यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, पूरी तरह से डिजिटाइज्ड ये डिस्प्ले है। यहाँ पर किसी तरह का कोई एनालॉग मीटर नहीं है। और ओवरऑल अगर आप इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बो की बात करें तो ये इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उन सब में सबसे बेहतरीन इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बो है। अगर आपको रोड परफॉर्मेंस चाहिए विद अ सेट ऑफ 2 सीट्स जिस पे आप बच्चों को बिठा सकें, क्योंकि वो एडल्ट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये गाड़ी जो है अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा वेल बिहेव्ड गाड़ी है ऑन द रोड। ऑफ द रोड मेरे ख्याल से अगर आपको ज़्यादा जाना है, अगर आपको रफ़ यूसेज के लिए गाड़ी चाहिए, या फिर अगर आपको 7 लोगों को बिठा करके गाड़ी चलानी है, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एड्स भी मिलते हैं। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। तो इस गाड़ी की जो प्रेडिक्टेबिलिटी है ऑन द रोड मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में जो भी और दूसरी गाड़ियाँ आती हैं उनसे कहीं बेहतर है। और ये सब होने के बावजूद भी जो पुराना वाला टिगुआन था वहाँ पर वेट कम था और वहाँ पर ओवरहैंग भी कम थे, तो वो और ज़्यादा ज़रा इन्वॉल्विंग लगता था। लेकिन फिर भी ये 2 सीटें एक्स्ट्रा जुड़ने के बावजूद भी अगर आप एक ड्राइविंग के शौकीन आदमी हैं
उसके लिए इतनी बड़ी और इतनी भारी गाड़ी होने के बावजूद जिस तरह का ड्राइविंग एक्सपीरियंस ये गाड़ी आपको प्रोवाइड कराती है वो मेरे ख्याल से आपको और किसी इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर महसूस नहीं होगा। तो एक काफ़ी केपेबल ऑन रोड गाड़ी है जो कभी कभी ऑफ द रोड भी जा सकती है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि ये एक प्रॉपर ऑफ रोडर नहीं है। हालांकि आपको बहुत सारे यहाँ पर मोड्स मिलते हैं, आपको स्नो मोड मिलता है, तो जहाँ पर ट्रैक्शन की ज़रा कमी है वहाँ पर ये गाड़ी अपने आप को कुछ हद तक मैनेज कर सकती है। लेकिन कहीं जहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए या एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग सर्कमस्टांसेस जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये गाड़ी शायद उतने अच्छे से अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको एक प्रॉपर ऑफ रोडर चाहिए तो उस तरह का SUV ये नहीं है। अब इस तरह की ड्राइविंग एबिलिटी को हासिल करने के लिए यहाँ पर सस्पेंशन जो है वो ज़रा फर्म साइड पे है। तो जब तक आप 50-60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड को क्रॉस नहीं कर लेते तब तक जो राइड है ज़रा फर्म लगती है आपको। यहाँ पर टायर जो है इसकी भी प्रोफाइल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़े व्हील्स हैं यहाँ पर, तो जो सस्पेंशन है ये ज़रा फर्म साइड पे है, अनकम्फर्टेबल बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल ऑफ रोडर किस्म के जो व्हीकल्स होते हैं वहाँ पर जो एक सस्पेंशन होता है वो ज़रा सॉगी, ज़रा सॉफ्ट किस्म का होता है, ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होता है। उस तरह का ये सस्पेंशन नहीं है, ये बड़ा ही रोड बायस सस्पेंशन है और इसकी डायनामिक एबिलिटी को, इसकी हैंडलिंग को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। एक बार स्पीड पकड़ लेने के बाद में आपको ये सस्पेंशन बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन स्लो स्पीड पर शायद आपको ज़रा फर्म लगे। अब टॉप स्पीड यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो गाड़ी है डेफिनेटली 200 किलोमीटर्स पर आवर को क्रॉस कर सकती है। और ये जो इंजन है बड़ा ही रिफाइंड, बड़ा ही स्मूथ, काफ़ी स्पोर्टी इंजन है। मैनुअल मोड में अगर आप इसे चला रहे हैं तो ये ऑल द वे टू 6000 RPM रेव करता है, देखिए। और स्पोर्टी साउंड बहुत ज़्यादा आपको अंदर नहीं आती है क्योंकि जो केबिन है बहुत अच्छे से इंसुलेटेड है, तो इंजन की आवाज़ ज़्यादा अंदर नहीं आती है। लेकिन किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर रेव करने के लिए, बहुत ही स्मूथली ये रेव करता है ऑल द वे टू 6000 RPM। और इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद जिस तरह का स्पोर्टी फील ये आपको देता है ये मेरे ख्याल से वाकई काबिल तारीफ़ है। चूँकि ये भारी गाड़ी है इसलिए इंजन से जो रिस्पांस है, थ्रॉटल रिस्पांस उतना क्विक नहीं मिलता है जितना आपको सुपर्ब में मिलता है। लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह की भारी गाड़ी के लिए भी ये जो इंजन है ये काफ़ी स्पोर्टी है। और अगर आप इसे कंपेयर करें दूसरी गाड़ियों से यहाँ पर तो मेरे ख्याल से आपको बहुत मज़ा आएगा ये चला करके। एक काफ़ी फ्री रेविंग, काफ़ी एंथुसियास्ट फ्रेंडली इंजन है और काफ़ी रिफाइंड, काफ़ी स्मूथ, और टायर से आपको ग्रिप बहुत अच्छी मिलती है। और जब फास्ट कॉर्नर्स पे भी आप जाते हैं तो ये बड़ा साइज़ होने के बावजूद भी आप काफ़ी रीअश्योरिंगली कॉर्नर्स को लेते हैं। तो इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी ये एक काफ़ी स्मूथ, काफ़ी रिफाइंड और कुछ हद तक डिसेंटली स्पोर्टी इंजन है। मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में और भी जितनी गाड़ियाँ हैं, अगर आप 7 सीटर गाड़ियों की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी गाड़ी है ऑन रोड बिहेवियर की अगर आप बात करें तो अगर आपका उद्देश्य ये है कि आपकी जो गाड़ी है उसमें एडिशनल स्पेस हो लेकिन उसका रोड बिहेवियर बहुत ही ज़बरदस्त हो, तो ये गाड़ी जो है ये आपको डेफिनेटली काफ़ी रास आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको एक प्रॉपर 7 सीटर चाहिए, एक बड़ा SUV चाहिए जो कुछ हद तक ऑफ रोडिंग भी करे, बड़ा रफ एंड टफ हो, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। ये जो गाड़ी है ये ऑन रोड परफॉर्मेंस में बाकी जितनी भी गाड़ियाँ इस सेगमेंट में उन सब से 21 है। ये गाड़ी जिस तरह की हैंडलिंग आपको प्रोवाइड कराएगी, जिस तरह का ड्राइविंग फन, जिस तरह का परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करवाएगी, उस तरह का परफॉर्मेंस, उस तरह की हैंडलिंग, उस तरह की स्टेबिलिटी आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलेगी। तो ये बड़ी जाहिर सी बात है कि अगर आप एक ड्राइवर हैं और फिर भी आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए जहाँ पर कभी कभार आपको छोटे बच्चों को शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए पीछे की 2 सीट्स में लेकर के चलना है, तो फिर ये गाड़ी आपके लिए मेरे ख्याल से मतलब की है। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर 7 सीटर चाहिए तो आपके पास फोर्ड एंडेवर है, टोयोटा फॉर्च्यूनर है, अल्टोरास 4G है, आप उन गाड़ियों के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास डीजल ऑप्शन अब अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ पेट्रोल मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से इस सेगमेंट का सबसे बेहतरीन पेट्रोल इंजन है। इसकी कीमत है 33 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, और अगर आप फुली लोडेड फॉर्च्यूनर या फिर एंडेवर से इसको कंपेयर करें तो वहाँ पर 34.5 लाख रुपीज़ की एक्स शोरूम कीमत आपको अदा करनी होगी। लेकिन जो फ़र्क है इन गाड़ियों में वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में मेरे ख्याल से ये गाड़ी जो बाकी गाड़ियाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं उनसे बेहतर है। यहाँ पर आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं, जिसमें एक नी एयरबैग भी है, ESP आपको मिलता है, और इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है बड़ी ही ज़बरदस्त है। तो सेफ्टी के लिहाज से ये बहुत ही अच्छी गाड़ी है। अगर आप एक ड्राइवर हैं और अगर आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए जो कि रोड पर बहुत अच्छे से हैंडल करे, तो
जो नई Volkswagen Tiguan ऑल स्पेस है, ये इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन गाड़ी है। लिमिटेड नंबर्स में ये इंपोर्ट की जाएगी, तो अगर आपको ये गाड़ी चाहिए तो मेरे ख्याल से आपको अपनी बुकिंग करवानी चाहिए। ये कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट की तरह इंपोर्ट की जाएगी, तो ये गाड़ी यहाँ नहीं बनती है, इस पर ड्यूटीज़ काफ़ी सारी लगती हैं और इसकी जो श्रेष्ठ क्वालिटी है ये आप खुद जा कर के देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 साल की वारंटी मिलती है, तो इस गाड़ी को आप निश्चिंत होकर के ख़रीद सकते हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो बहुत ज़्यादा ऑफ रोड लेकर के नहीं जाना चाहते अपने एसयूवी को, तो ये गाड़ी आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बन के सामने आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवाल Volkswagen Tiguan ऑल स्पेस से संबंधित इस रिव्यू के द्वारा आंसर कर पाया, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटरराइड्स को, और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।